आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री का लेक्चर आज हम लोग इस वीडियो में सूत्र के प्रकार और उनके प्रकार को परिभाषित करेंगे, साथ में उदाहरण लेते हुए भी। तो इस वीडियो में आज हम लोग मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र, आणविक सूत्र कैसे बनता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। आपको बता दें, इसके पहले आपका 7 पार्ट क्लियर हो गया है और हमें आशा है आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आपका तैयार भी होगा। यदि नहीं तैयार हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग उसको ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को तैयारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना ये टॉपिक, तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था रासायनिक सूत्र के बारे में। रासायनिक सूत्र क्या है? चूँकि प्रत्येक जो हमारे पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है और यही जो हमारे अणु होते हैं ये किसी पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। तो अणुओं को, किसी भी अणु को जब हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अणुओं को प्रतीक द्वारा निरूपित करने की जो हमारी प्रक्रिया है या निरूपित करने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको रासायनिक सूत्र कहते हैं। अथवा हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है परमाणुओं के प्रतीक के विशिष्ट समूह को उसका रासायनिक सूत्र कहते हैं। अर्थात रासायनिक सूत्र जो होता है उसे के अणुओं को प्रदर्शित करने का एक प्रतीक होता है। इसमें हम अणु सूत्रों को उनके प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक सूत्र आपका 3 प्रकार का होता है। तो ये आपके 3 हैं। पहला मूलानुपाती सूत्र, दूसरा आणविक सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र। तो ये आपके 3 रासायनिक सूत्र के प्रकार होते हैं। चलिए हम इस पर बारी बारी से बात करते हैं कि संरचना सूत्र क्या है, फिर मूलानुपाती सूत्र क्या है। इस पर हम डिटेल्स बारी बारी से बात करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? चूँकि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला जो सूत्र होता है उसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। परिभाषा एक बार सुन लीजिए। जैसे आपका कोई भी यौगिक आपने रसाया, जैसे आपने H2O दिखा दिया, मीथेन CH4 दिखा दिया, एथिलीन दिखा दिया, मेथिलीन दिखा दिया, एथिल अल्कोहल दिखा दिया, ग्लूकोज दिखा दिया, फ्रक्टोज दिखा दिया, सुक्रोज दिखा दिया। इस तरीके से आप बहुत सारे यौगिक सूत्र को ले सकते हैं। तो उन यौगिक के सूत्रों में जो परमाणु उपस्थित होगा उन परमाणुओं की जो संख्या है उसको ले लीजिए। उसके बाद उसका सरलतम रूप लिखिए और उसका जो सरलतम रूप आएगा वही उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक सूत्र आपको ले लिया है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 12 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 है। तो इस तरीके देखा जाए
कार्बन का परमाणु 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6 है। तो ये आपका ग्लूकोज का पूरा एक अणु बना है। तो इस ग्लूकोज के एक अणु में जो आपका कार्बन है ये 12 ठो, 6 ठो, हाइड्रोजन है 12 ठो और ऑक्सीजन है 6 ठो। इनकी संख्या को लिखो। अब क्या करें, इनका सरल अनुपात निकालो। तो सरल अनुपात का मतलब होता है वो सबसे छोटा अनुपात हो। तो जिससे आप इसको विभाजित कर लीजिए। तो 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 का 6। तो यहाँ से आपने देखा ये आपका 1:2:1। इस तरीके से आपका एक सरल अनुपात बन गया। अब इस 6, 12, 6 को 1:2:1 से ज़्यादा आप इसको सरल नहीं बना सकते। अर्थात ये जो आपका ग्लूकोज का सूत्र है इसमें ये आपका पूरा यौगिक हो गया। अब इसके यौगिक में यहाँ पे जो परमाणु जितने उपस्थित हैं हमने उनकी परमाणु को संख्या को लिखा। अब उसके बाद इसका हमने सरलतम रूप लिखा। अब सरलतम रूप लिखने के बाद हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि इनका सरलतम रूप आएगा 1:2। तो इस तरह से ये जो एक आया ये कार्बन का संख्या था तो C। अब H का आपका 2 आया, यहाँ से 2 और O ऑक्सीजन का 1 आया O। तो इस तरीके CH2O, इस तरीके से ये आपका आ गया मूलानुपाती सूत्र। अर्थात ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। जैसे आप सुक्रोज को ले लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका सूत्र होता है C12O11 O22O11। ये आपका होता है O का, सुक्रोज का। तो इस तरीके से देखा जाता है इसका सरलतम अनुपात आप नहीं निकाल पाएंगे। एक ले लीजिए, दूसरा सूत्र हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा उदाहरण बता लेते हैं C2H6 का। तो C2H6 का जब लेंगे तो यहाँ पे कार्बन के कई परमाणु हैं, 2 हैं चूँकि C2 है, और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। तो इसके परमाणुओं की संख्या को लिखो, तो लिखोगे 2:6। अब 2:6 का मतलब होता है 2 1 का 2, 2 3 6, अर्थात 1:3 आ गया। ये सरल अनुपात हो गया। अब 1 भाग कार्बन होगा तो 3 भाग हाइड्रोजन होगा, तो इसका मूल अनुपात सुन CH3। चूँकि इसमें कार्बन 1 है 1, तो हाइड्रोजन 3 है 3, तो CH3। मतलब C2H6 का जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा वो CH3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो हमें ये बताता है कि उस यौगिक में जो परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या का सबसे सरलतम रूप ही से जो सूत्र बन जाए वही उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, क्लियर हो गया होगा। अतः मूलानुपाती सूत्र जो होता है यौगिक में उपस्थित जो भी परमाणु हैं उनकी संख्या का सरलतम रूप लिख लीजिए और उससे जो यौगिक बने उनका जो सूत्र बने वही उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्लियर हुआ आपका? चलिए, तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से हमने उदाहरण भी दे दिया। अब आप उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। जैसे आप CH4 का बना लीजिए, उसके बाद प्रोपील का बना लीजिए, C3H6 का बना लीजिए, जैसे आप ब्यूटेन का बना लीजिए। इस तरीके से देखें तो आप बहुत सारा मूलानुपाती सूत्र को बना सकते हैं। तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। मूलानुपाती सूत्र आपको ध्यान रहे, एक ही तत्व के मतलब कई तत्वों कई यौगिकों के सूत्रों का जो मूलानुपाती सूत्र है वो एक ही हो सकता है। जैसे आप फार्मेल्डिहाइड ले लीजिए, तो फार्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO। अर्थात हमारा जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसका जो हमारा मूलानुपाती सूत्र बनेगा वो आपका बन जाएगा C2O, उसका भी बन जाएगा। तो आपने देखा ग्लूकोज का भी मूलानुपाती सूत्र यही है और फार्मेल्डिहाइड का मूलानुपाती सूत्र यही है। तो आप एक बात कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का मूलानुपाती सूत्र एक ही प्रकार का हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं आणविक सूत्र के बारे में। आणविक सूत्र क्या होता है? तो आणविक सूत्र हमारा होता है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को जो व्यक्त करने वाला सूत्र होता है वही उसका मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र या अणु सूत्र कहलाता है। अर्थात जो हमारा आणविक सूत्र होता है वह यह बताता है कि उसके अणु में जो विभिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं उनकी वास्तविक संख्या क्या है, वह जो सूत्र व्यक्त करे वही उसका आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे हम बात करें अगर ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र आपके सामने दिख रहा है C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 परमाणु, ऑक्सीजन का 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो यही हमारा जो बताता है, मतलब ग्लूकोज के जो अणु हैं उसके अणु में जो कार्बन की वास्तविक संख्या होती है वो 6 ही होती है, हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या 12 होती है, ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या आपका 6 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका ये वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला होता है सूत्र। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का आणविक सूत्र जो होता है वो CH2O होता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र का भी हमारे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो हमारा इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो आणविक सूत्र होता है वो CH2O होता है और इसका मूलानुपाती सूत्र भी CH2O होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि यह उसके वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले होते हैं। जैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड जब ले लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हो गया HCHO। तो H इसमें जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, कार्बन का 1 परमाणु होता है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो इसका जब आणविक सूत्र बनाएंगे तो बनेगा CH2O, और फॉर्मेल्डिहाइड का जब मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे तो वो भी आएगा CH2O। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रहे कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र दोनों एक ही प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे की तरफ बढ़ते हैं और आणविक सूत्र के कुछ महत्व हैं उनको हम जानते हैं। किसी यौगिक के आणविक सूत्र से हमें निम्न बातों की जानकारी होती है। आपको ध्यान रहे कि आणविक सूत्र से आपको क्या क्या बात की जानकारी होती है, आपके लिए क्या फ़ायदा करता है, उस बात को सुनिए। यौगिक में उपस्थित तत्वों का ज्ञान होता है। पहली बात तो ये है कि जो यौगिक में उपस्थित होते हैं उनके तत्वों का वास्तविक ज्ञान हमें हो जाता है। दूसरा जो होता है, यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का ज्ञात हो जाता है। अर्थात आणविक सूत्र ये बताता है कि उसके यौगिक में उपस्थित जो तत्व के परमाणु की संख्या है वो कितनी है, हमें इसकी जानकारी हो जाती है। दूसरा बात हमें ये जानकारी हो जाती है कि तत्वों की मात्रा संबंधी अनुपात प्रकट, मतलब जो भी तत्व हैं उनके मात्रा से संबंधित क्या हैं उनके अनुपात, ये प्रकट हो जाता है। अणु की रचना और अणुभार का ज्ञान हो जाता है। अणु सूत्र की सहायता से उपस्थित तत्वों की प्रसक्ता मात्रा बहुत ही आसानी से और सरलता तरीक़ा से हमें ज्ञात हो जाती है। तो ये आपके रहे मूलानुपाती सूत्र के कुछ तथ्य थे। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं संरचना सूत्र के बारे में।
संरचना सूत्र क्या होता है। संरचना सूत्र हमारा एक ऐसा सूत्र होता है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या और उसकी एक दूसरे से जुड़ने की क्या व्यवस्था है, ये जो बोध कराए वही उसका संरचना सूत्र कहलाता है। अर्थात संरचना सूत्र हमारा किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को व्यक्त करता है। अर्थात जैसे आप कोई यौगिक ले लीजिए, आपने ले लिया CH4, आपने लिया C2H6, आपने लिया NaCl, आपने लिया CaCl2, आपने लिया VaVl2, आपने ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, आपने लिया NH4Cl। इस तरीके से आप बहुत सारे तत्वों को ले सकते हैं। तो जब आप बहुत सारे तत्वों को लेंगे तो लेने के बाद अब क्या करेंगे, उसमें जो जो परमाणु उपस्थित हैं उसकी व्यवस्था को निकालेंगे कि वह जो हमारा यौगिक है उस यौगिक के उसमें उस अणु में क्या व्यवस्था है, उसकी क्या ज्यामिति है। इन सारी बातों को हम लोग अध्ययन करते हैं संरचना सूत्र में। अर्थात संरचना सूत्र हमें यह स्पष्ट कराता है, यह बोध कराता है कि उसके अणुओं में उसकी व्यवस्था क्या है। जैसे आपने लिखा सूत्र CH4, तो जब आप CH4 लिखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जल का सूत्र आपका H2O होता है। अब आपने H2O इसको लिख दिया, तो जब आपने H2O यहाँ पे लिखा तो इस H2O मतलब जल का जो अणु है पूरा, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित हैं। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब बंधित होकर जब इसमें जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन इस यौगिक में, इस जल के अणु में किस तरीके से व्यवस्था बनाएगा, हाइड्रोजन किस तरीके से इसमें जुड़ा हुआ है, ये सारी बात उसका संरचना सूत्र हमें बताता है। यहाँ पे आपने लिख दिया O पे, इस पे डबल लोन पेयर होता है, चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे अयुग्मित बॉन्ड है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। और इसके पास आपका ये चीज़ है 104.5 एंगल बनाया हुआ है, चूँकि लोन पेयर है। लोन पेयर हमेशा बॉन्ड को थोड़ा झुकाते हैं, ये इधर से फोर्स करेंगे इधर से, जिससे इनके बीच का जो बंध होता है वह 104 जाता है। जबकि कार्बन CH बॉन्ड जो होता है, चतुष्फलकी आकृति में कार्बन जो होता है हमारा 109°28' का कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पे इसमें लोन पेयर उपस्थित के कारण इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। तो संरचना सूत्र से यौगिक के अणु में जो परमाणु हैं उनकी जो संख्या है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे से उनकी व्यवस्था क्या है, उस यौगिक में वो किस तरीके से किस एंगल पर जुड़े हुए हैं, ये सारी बातों की जानकारी हमें उसका संरचना सूत्र कराता है। संरचना सूत्र से वो एक दूसरे से, जैसे आपने लिखा CH4, तो C और H ये दोनों आपस में बंधित होंगे। अब ये दोनों किस तरीके से बंधित हैं उसमें, ये सारी बात जब उसका संरचना बनाएंगे आप, तुरंत उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस तरीके से बंध बनाए हुए हैं, इनके बीच में बंध एंगल कितना है। आपको बता दें CH4 है मीथेन का सूत्र है, इसकी आकृति चतुष्फलकी होती है। मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है, इसका मूलानुपातिक सूत्र भी CH4 होता है, इसका आकार चतुष्फलकी होता है और कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है और इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन के चारों परमाणु एकल एकल बंध बनाकर अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं और CH बंध एक दूसरे से 109°28' का एंगल बनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें यह एंगल का ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित के कारण, CH4 में जो होता है, चूँकि इसमें लोन पेयर नहीं होता, इसलिए CH4 का जो आकृति होता है वह 109°28' का कोण बनाता है।
अब आपको हम बता दें रासायनिक सूत्र के कुछ लाभ भी हैं। रासायनिक सूत्र के लाभ हैं कि रासायनिक सूत्र से उसमें उपस्थित हमें तत्वों का बोध हो जाता है। रासायनिक सूत्र की सहायता से उसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या जानकारी प्राप्त हो जाती है। अणु सूत्र से हमें यौगिक के अणुओं की संख्या का बोध होता है। रासायनिक सूत्र से रासायनिक समीकरण लिखकर हम अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आणविक सूत्र रहा। आगे टॉपिक बात कर लेते हैं यौगिक के आणविक सूत्र बनाना। आपको अगर किसी यौगिक के आणविक सूत्र बनाना है तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। बहुत ही सरल टॉपिक है। जैसे आपको किसी यौगिक का अणु सूत्र बनाना है तो आपको ध्यान रहे यौगिक के अणु सूत्र लिखने के लिए आपको 2-3 पॉइंट ध्यान देना है, उसे आप अच्छे समझ लीजिए। सर्वप्रथम पॉइंट नंबर 1 में दोनों तत्वों के मूलक के संकेत को पास पास लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको NaCl बनाना हुआ तो NaCl में आप देखेंगे Na एक मूलक है, ये धन मूलक है, Cl एक मूलक है, स्पेरिड है, तो दोनों को पास पास लिखिए। उसके बाद धनायन वाले को बाएं तरफ, ऋणायन वाले को दाएं तरफ लिखिए। उसके बाद जब ये संयुक्त होंगे तो इसका धन इसका ऋण आपस में ख़त्म हो जाएगा, धन और ऋण आपस में संयुक्त होकर के आपस में NaCl बना लेंगे। तो हमने अगला पॉइंट में आपको ध्यान देना है, उनके बाद उनके संयोजकता को एक दूसरे में बदल देते हैं। ये ऋण वाले को धन के पास, धन वाले को ऋण के पास भेज देंगे तो यहाँ पे एक एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही देख लीजिए Ca डबल पॉजिटिव है और CO3 डबल निगेटिव है, कार्बोनेट है, ये कैल्शियम है, तो ये डबल धन इसका इसके पास आएगा, इसका डबल ऋण इसके पास आएगा, तो CH क्योंकि समान आवेश हैं तो वे एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, तो इसलिए आपका CaCO3 प्राप्त हो जाएगा। अगला आपका रहा Ca पे डबल पॉजिटिव, SO4 पे डबल नेगेटिव। तो इस तरीके देखा जाए दोनों पर समान आवेश हैं, ये दोनों अपना निरस्त कर लेंगे तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अगला आपका रहा है Al पॉजिटिव, Al पे 3 पॉजिटिव और SO4 पे डबल नेगेटिव। तो ये आप देखो ये 3 वाला इधर आएगा और ये 2 वाला इधर जाएगा, तो ये आपका Al2 बन गया। चूँकि ये 2 वाला माइनस इधर जाएगा, आपस में संयोजकता को परिवर्तित करते हैं। अब ये 3 वाला जब इधर आएगा तो इसमें होल थ्राइस लगा के हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पे रहा NH4 SO2, अब इसका 2 इधर आएगा, इसका 1 इधर जाएगा, तो SO4 का हमने इस पर ट्वाइस कर दिया NH4 पे। उसके बाद SO4 रहा आपका, तो एक लिखेंगे यहाँ पे, एक कोई दिक्कत है नहीं। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये आपका अमोनियम सल्फेट प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपको कोई भी यौगिक हो, जैसे आपका K है, अब आपने K लिख दिया, उसके बाद SO4 लिख दिया, तो K धनायन मूलक है, SO4 ऋणायन मूलक है, इस पर 2 ऋण होता है। अब मान लीजिए आपको इसका यौगिक सूत्र बनाना, आणविक सूत्र बनाना है, आप क्या करेंगे, हमने आपको कहा सबसे पहले धनायन वाले को बाएं तरफ, ऋणायन वाले को दाएं तरफ लिखिए। उसके बाद जो धनायन वाला है आप उसको इधर करिए, जो ऋणायन वाला है आप उसको इस तरफ करिए। तो जब धनायन वाला इधर आए ऋणायन वाला तो K2 बन जाएगा, और 1 है ये धन तो 1 इधर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, SO4 अर्थात K2SO4 बन जाएगा, जो कि आपका पोटेशियम सल्फेट का आणविक सूत्र बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र बनाना हो, बहुत सरल तरीके से, ढंग तरीके से, आराम से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको मूलक याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मूलक याद नहीं रहेगा तब तक आप उसको सूत्र नहीं लिख पाएंगे और नहीं उसको आणविक सूत्र बना पाएंगे। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। आपको बता दें इस तरीके से आपका ये पूरा लेक्चर समाप्त हुआ ये आज का। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, समय को बर्बाद न कीजिए, समय बहुत ही कीमती चीज़ है। सो आप लोग अपने पढ़ाई को इस लॉकडाउन में ज़्यादा करते रहिए, अपने समय को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदा, धन्यवाद। ओके।